Hello, so welcome back to Curiosity for the daily dose of Indian football. So as we are into the 2025, इंडियन फुटबॉल में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें 2025 में लुक फॉरवर्ड करनी चाहिए कि जिससे इंडियन फुटबॉल का जो फ्यूचर है वो कम्प्लीटली चेंज हो सकता है। दोनों मैनर में, पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, नेगेटिव वे में भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी आउटकम ऑफ दैट इवेंट। तो इसमें ऑन फील्ड तो हमने बात की थी कल कि भाई 2025 में जो सबसे बड़ा प्रायोरिटी नेशनल टीम के होना चाहिए वो होना चाहिए ऑब्वियसली एशियन कप क्वालिफायर्स। लेकिन ऑफ द फील्ड भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके रिगार्डिंग 2025 में डिसीजन आएगा एंड उससे इंडियन फुटबॉल कंप्लीटली चेंज हो सकता है, जिसमें वन ऑफ द मेजर इवेंट इज ऑब्वियसली एएफएफ्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। जो मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में है उसका अगर फाइनल वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट 2025 में देती है एंड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अगर एएफएफ का एडॉप्ट होता है देन डेफिनेटली आपको फ्रेश इलेक्शन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो अभी बॉडी है कल्याण चौबे की वो उस टाइम पे इंटरिम बेसिस पे लाई गई थी। देन आपको मे बी लीडरशिप में भी चेंज देखने को मिल सकता है एंड देन एज वी नो कि भाई काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन दी न्यू बॉडी। दूसरा, जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या फीफा के जो स्टेट्यूट्स है उसको फॉलो कर रहा है, क्योंकि देर आर ए कपल ऑफ पॉइंट्स की जो उनका वायलेशन है तो वो भी एक सीन देखने का रहेगा कि भाई फीफा फिर उसके ऊपर क्या रिएक्ट करता है, क्योंकि अगर उनका वायलेशन है तो एज वी नो कि भाई वो यहाँ पे सीधा ही बैन देते हैं। सो ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ है। दूसरा आई थिंक जो सबसे बड़ा इवेंट मेरे को लगता है कि 2025 में इंडियन फुटबॉल का फ्यूचर डिसाइड करेगा वो होगा एएफएफ एंड एफएसडीएल के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो, क्योंकि हम सबको पता है कि दिसंबर 2025 में ये खत्म होने जा रहा है। 15 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट था। सो उसके ऊपर भाई आईएसएल का फ्यूचर डिपेंडेंट है, क्योंकि ये सीज़न जैसे ही आपका खत्म होगा मे बी आपको मई जून में फाइनल डिसीजन बनाना पड़ेगा कि क्या आप एफएसडीएल के साथ कंटिन्यू कर रहे हो नहीं कर रहे हो, एंड उसके फिर जो रिपरकशन होंगे वो हम सबको पता है कि क्या हो सकते हैं। सो ये भी एक मेजर इवेंट है कि वहाँ से आपका जो इंडिया में क्लब फुटबॉल या फिर एक आपका जो टॉप टियर लीग पिछले 10 साल में डेवलप हुआ है उसका क्या फ्यूचर होगा। सो ये दो बड़े इवेंट ऑब्वियसली है। देन देर आर ए कपल ऑफ इवेंट्स लाइक ओसीआई पीओआई प्लेयर्स जो कि आई थिंक फैंस फेवरेट टॉपिक है एट द मोमेंट। तो उसमें मैं ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट 2025 में देख नहीं रहा हूँ। उसके बाद मे बी 26-27 में हो सकता है, बट 25 में आई डोंट सी कि वहाँ पे कुछ ज़्यादा हलचल होगी। देन देर आर ए थिंग्स लाइक यूथ लीग्स एंड यूथ टीम के ऊपर फोकस, तो वो एएफएफ के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या उनकी प्रायोरिटी इस साल है या फिर अगेन 2024 जैसा ही हालत है कि भाई उनकी प्रायोरिटी वो नहीं है। सो ये सारी चीज़ें तो है, लेकिन आई थिंक दिस टू मेजर इवेंट्स विल डिसाइड कि भाई इंडियन फुटबॉल का जो फ्यूचर है वो किस डायरेक्शन में यहाँ पे जाने वाला है, किस तरह के लीडर्स या फिर किस तरह की चीज़ें हमें आगे देखने को मिलने वाली है। लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ऑल ऑफ दिस थिंग्स। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है आज होने वाले आईएसएल मैच के बारे में। गेम वीक 15 का आज पहला मैच है बिटवीन हैदराबाद एफसी एंड मोहन बगान सुपर जायंट। सॉल्ट लेक स्टेडियम में मैच खेला जाएगा एंड कुछ दिन पहले एस वी नो कि भाई जो मोहन बगान के ओनर है मिस्टर गोयनका, उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि इस मैच के लिए फ्री एंट्रीज अवेलेबल होगी। तो आई थिंक मोहन बगान फैंस विल डेफिनेटली कम इन अ लार्ज नंबर। अगर हम इंजरी न्यूज़ की बात करें मोहन बगान के लिए तो मोहन लिया ने कुछ अपडेट दिए हैं जिसमें ग्रेग स्टुअर्ट उनके लिए अवेलेबल हो चुके हैं। तो आई थिंक दैट्स अ बिग बूस्ट फॉर मोहन बगान। 100% फिट नहीं है उन्होंने ये बोला है, लेकिन वो साइड लाइन पे बेंच पे ऑब्वियसली अवेलेबल रहेंगे। शायद स्टार्ट ना करे बट सेकंड हाफ में मे बी हमें कुछ देखने को मिल जाए। दूसरा पेत्रातोस स्टिल रिकवरिंग, आसिफ कुरियन इज स्टिल रिकवरिंग, तो ये दोनों अवेलेबल नहीं रहेंगे। मनवीर सिंह भी यहाँ पे बेंच पे रहेंगे इस मैच के लिए, ऐसा मोलिजा ने बोला है बिकॉज ही इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज मैरिज फॉर लास्ट कपल ऑफ डेज। तो उन्होंने उतना ट्रेन नहीं किया है, सो अगर ज़रूरत पड़ेगी तभी उसको यहाँ पे सेकंड हाफ में मे बी टीम ऐड किया जा सकता है। सो आई थिंक ये जो उनके सारे की प्लेयर है उसकी कहना कि अनअवेलेबिलिटी या फिर उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो बेंच पे है। सो उससे भाई स्टार्टिंग 11 मोहन बगान की क्या होगी अगेंस्ट हैदराबाद एफसी। नो डाउट हैदराबाद एफसी कुछ उतने ज़्यादा अच्छे फॉर्म में नहीं है एंड दे आर ऑल्सो विदाउट देयर मेन कोच, दे आर लुकिंग फॉर देयर न्यू हेड कोच एंड एवरीथिंग एंड स्ट्रगल कर रहे हैं। बट विदाउट देयर की प्लेयर क्या स्टार्टिंग 11 कॉम्बिनेशन बनता है वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। एंड डेफिनेटली मोहन बगान इज फेवरेट फॉर दिस मैच, बट आई थिंक हैदराबाद के पास एक अच्छा चांस है कि जब उनके की प्लेयर नहीं है मोहन बगान के, दे कैन फाइट एंड एज वी नो इन फुटबॉल एनीथिंग कैन हैपन। बट डेफिनेटली मोहन बगान के पास बेंच स्ट्रेंथ भी इतनी है कि भाई विदाउट देयर की प्लेयर भी वो इस तरह के मैचेस निकाल सकते हैं जो कि हमें पास्ट में देखने को मिला है। सो डेफिनेटली मोहन बगान फेवरेट एंड आई एम सीइंग दिस मैच यू कैन से एंडेड अप इन अ मे बी 2-0 काइंड ऑफ विक्ट्री फॉर मोहन बगान सुपर जायंट। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है
आज होने वाले इंडियन वुमेन्स टीम के दूसरे इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच अगेंस्ट मालदीव्स के बारे में। तो एज वी नो फर्स्ट मैच में तो हम 14-0 से जीत गए थे। तो उसके बाद भाई अलेक्जेंडरसन ने यहाँ पे बड़े चेंजेस स्कोर में किए हैं। जो हमारी 5 एक्सपीरियंस प्लेयर थी कि जिन्होंने फर्स्ट मैच में अच्छा खेला था, उनको उन्होंने स्कोर से रिमूव कर दिया है, क्योंकि उनको लगा कि भाई इनकी कोई अब ज़रूरत नहीं है, सामने उतना कोई टफ ओपोनेंट है नहीं, तो क्यों ना और ज़्यादा यंगस्टर को मौका दिया जाए। तो इसके चलते उन्होंने प्यारी, लिंडा, ग्रेस, जूली एंड संजू, इन 5 को स्कोर से हटा दिया है। उसकी जगह पे अनदर 6 इंडिया अंडर 20 प्लेयर्स को लेके वो आए हैं, जो ऑलरेडी उनके साथ पिछले 3 वीक से ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट्स अ गुड डिसीजन, बिकॉज आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के जो मैचेस है कि जहाँ पे टफ ओपोनेंट नहीं है, वहाँ पे अगर आप अपनी जो अपकमिंग प्लेयरों को, जो आगे जाके इंटरनेशनल लेवल खेलने वाली है, उनको अगर मौका दे गए तो ऑब्वियसली उनको एक्सपोजर भी मिलेगा। एंड दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज़ अलेक्जेंडरसन ने बोली है, एंड जो आई थिंक मेरे को लगता है कि एक बड़ा चेंज हमें फर्स्ट मैच में ही देखने को मिल गया था, वो है कि हाउ ही इज़ प्रिपेयरिंग टीम। क्योंकि फर्स्ट मैच में हमने देखा, नो डाउट मालदीव्स को टफ चैलेंज नहीं था, लेकिन एक बिल्डअप में, एक अटैक में एक स्ट्रक्चर आपको क्लियरली विजिबल दिख रहा था, जो कि इससे पहले संतोष कश्यप या फिर चाओबा देवी में हमारी वुमेन्स टीम में वो कहीं ना कहीं लॉस हो गया था। वो थॉमस डेनेवरी के साइड जो टाइम था जब, तब हमें देखने को मिल रहा था। और इसके बाद अब देखें तो दैट इज़ द कोच जो एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। एंड दैट्स वाई क्यों ना बार बार ये डिमांड उठती है कि भाई हमें अच्छे फॉरेन कोचेस यूथ लेवल पे चाहिए। इन सारी चीज़ों के लिए ही चाहिए भाई आपकी टीम को, वो यहाँ पे उस लेवल पे प्रिपेयर करने के लिए। एंड दूसरी चीज़ जो उन्होंने बोली कि ऑफेंसिवली नो डाउट हमने मालदीव्स के सामने अच्छा खेला, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब आप उतने ज़्यादा वीकर टीम के साथ खेलते हो तो आपका सारा फोकस अटैक पे हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि हम डिफेंस के ऊपर भी अपना फोकस कर रहे हैं, क्योंकि डिफेंसिव पोजीशनिंग एंड ट्रांजिशन में हमें और ज़्यादा बेटर होना पड़ेगा अगर हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से मैच को यहाँ पे खेलना चाहते हैं, या फिर अच्छी टीमों के सामने भी हम अच्छी तरीके से फाइट देना चाहते हैं। देन दिस आर द थिंग इंपॉर्टेंट। सिर्फ आप अटैक में फोकस करोगे तो हम सबको पता है कि आप अच्छी टीमों के सामने स्ट्रगल कर जाओगे। सो आई थिंक दैट इज़ द डिफरेंस, जो कि एक अच्छे कोच के आने से भाई आपको क्लियरली टीम में इतने ही दिनों में, आप देखिए 3-4 वीक हुए हैं, एंड देयर इज़ अ क्लियरली डिफरेंस विजिबल। सो दैट्स वाई भाई अच्छे कोचेस चाहिए। लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कमेंट सेक्शन में आप अपने ओपिनियन बता दीजिएगा। लास्ट में बात करते हैं आईएसएल ट्रांसफर्स के बारे में, बिकॉज विंटर ट्रांसफर विंडो स्टार्ट हो चुका है एंड सभी क्लब्स ऑलरेडी वर्किंग ऑन। तो सभी का मैं अपडेट दे देता हूँ। जो सबसे ज़्यादा एक्टिव क्लब रहेंगे इस विंटर ट्रांसफर विंडो में वो होंगे भाई केरला ब्लास्टर, मोहम्मदान, हैदराबाद, ईस्ट बंगाल, पंजाब, मुंबई, आई थिंक इस तरह के क्लब, चेन्नई एफसी, आई थिंक ये ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। जो टेबल टॉप पे जो क्लब्स है, मोहन बगान, बेंगलुरु एफसी, उनको ज़्यादा कुछ यहाँ पे चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है अपनी स्क्वाड में, क्योंकि उनकी बेंच स्ट्रेंथ भी सही। एक आध अगर उनको क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी दिखेगा कि हाँ भाई कोई अच्छा प्लेयर मार्केट में अवेलेबल एक आध है, इंडियन प्लेयर या फिर एज सच, तो वो शायद वो यहाँ पे परचेस करे। अदरवाइज आई डोंट सी कि बीएफसी एंड मोहन बगान आपको उतना यहाँ पे एक्टिव दिखेगा। एफसी गोवा एक डोमेस्टिक साइनिंग लेके आ रहे हैं, सो आई थिंक वो भी एक आध साइनिंग के लिए ही देखेंगे, ज़्यादा चेंजेस वहाँ पे भी मैं नहीं देख रहा हूँ। ओडिशा एफसी का भी मैं सिमिलर सा सिनारियो देख रहा हूँ कि वो एक आध साइनिंग हियर एंड देयर करेंगे। मुंबई सिटी ने भी ऑलरेडी एक इंडियन डोमेस्टिक एक्सपीरियंस प्लेयर को साइन कर लिया है, एंड आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली वो मिडफील्डर ही होगा, बिकॉज दे नीड ए होल्डिंग मिडफील्डर। अपुया के जाने के बाद आई थिंक वो एक पोजिशन है कि जहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं। सो उसके आने से भी आप देखिए यूएलवेन नाइफ भी काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा ऑफेंसिवली और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा, एंड जो गोल स्कोरिंग क्या बोलते हैं लैक ऑफ गोल स्कोरिंग हो रही है मुंबई सिटी की, वो भी वो सोल्व कर सकते हैं। अदर देन दैट केरला ब्लास्टर भाई सबसे ज़्यादा एक्टिव है, बिकॉज एक तो फैन का प्रेशर है, एंड दूसरा जिस तरह से उनका सीजन जा रहा है। कोच के रिगार्डिंग उनका ये अपडेट है कि अभी तो एट द मोमेंट तो थॉमस एंड टीजी पुरुषोत्तम के साथ ही कंटिन्यू करेंगे जब तक उनको एक बिग प्रोफाइल ना मिल जाए कोच के लिए। तो नेक्स्ट कपल ऑफ मैचेस में तो आपको वही कोच देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके अलावा सेंटर बैक में मैंने जैसे बताया था कि भाई सेंटर बैक में एक वो प्लेयर देख रहे हैं, अब गोलकीपर भी वो एक देख रहे हैं, एक्सपीरियंस गोलकीपर। तो वहाँ पे मेरे को उनकी समर की फिर जो ट्रांसफर स्ट्रेटेजी थी वो समझ में नहीं आई। समर में आप 2 गोलकीपर लेके आए थे, सोम कुमार एंड नोरा फर्नांडिस। तो अब आप रियलाइज कर रहे हो कि भाई हमें एक एक्सपीरियंस गोलकीपर चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं जो यहाँ पे आपने इतना पैसा ऑलरेडी समर में गोलकीपर के ऊपर इन्वेस्ट किया है, एंड अब आपको यहाँ पे विंटर में लग रहा है कि एक अच्छा गोलकीपर चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं एक आई थिंक दैट्स वाई फैंस भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं उनकी जिस तरह की ट्रांसफर स्ट्रेटेजी रहती है। दूसरा एक वो पोजीशन देख रहे हैं राइट बैक, जो कि भी मेरे को लगता है कि सही है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे तो चलो नवचौर सिंह है, बट राइट साइड पे संदीप सिंह हो या फिर प्रबीर दास हो, उस तरह से उनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे। सो डेफिनेटली आई थिंक वहाँ पे उनको रेनफोर्समेंट चाहिए। एंड आई थिंक जो ज़्यादा फोकस केरला ब्लास्टर का है वो बैकलाइन पे ही है कि भाई सेंटर बैक, फुल बैक या फिर गोलकीपर। एंड
उसी के चलते उन्होंने इस सीज़न पे ज़्यादा स्ट्रगल भी किया है कि उनकी जो बैकलाइन है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। सो वो उन पोजीशन पे देख रहे हैं। देन आई थिंक ईस्ट बंगाल भी अपने जो यहाँ पे की फॉरेनर्स को इंजरी हुई है उसका रिप्लेसमेंट देखेंगे। मेहदी तलाल का रिप्लेसमेंट वो लेके आएंगे। मोहम्मदन एसी विल ऑल्सो लुक इन टू द मार्केट। हैदराबाद FC डेफिनेटली उनके लिए भी एक फॉरेन साइनिंग बचा हुआ है। एंड देन कपल ऑफ इंडियन प्लेयर्स भी वो साइन कर सकते हैं। पंजाब FC के लिए भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे बकेंगा का क्या रिप्लेसमेंट वो लेके आते हैं। नोश लेग कब तक रिकवरी करने वाले हैं। सो आई थिंक ये सारे ऐसे क्लब है कि और ज़्यादा आपको एक्टिवली, चेन्नई FC भी मेरे को लगता है कि अब ज़्यादा एक्टिवली थोड़ा सा दिखेगा, क्योंकि उनका भी जो जितना समर में उन्होंने साइनिंग किया उसमें से सारे साइनिंग उस तरह से वर्क नहीं किए हैं। सो लेट्स सी वो भी किस तरह के रिप्लेसमेंट यहाँ पे इस विंटर ट्रांसफर विंडो में देखते हैं। ज़्यादा देखिए क्लब के लिए अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा यहाँ पे पर्टिकुलरली इंडियन प्लेयरों में उस तरह की नहीं रहेगी कि आपको अच्छे इंडियन प्लेयर मार्केट में विंटर ट्रांसफर विंडो में अवेलेबल रहेंगे। सो वो आई थिंक क्लब को एक बैलेंस वहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन से प्लेयर के लिए वो चाहते हैं। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो इनके बारे में, आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।